बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 41 है। अच्छा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 हम देख रहे थे और इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन जो से हैं वो आज हमने देखने हैं, उनके आंसर्स देखने हैं और उनको समझना है। ये स्टूडेंट नया एक पोर्शन शामिल किया गया एग्जाम के आपकी एक्सरसाइज की बुक पे, इसको देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेजरमेंट ऑफ वेव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन डिटरमाइनिंग द वेव इंटेंसिटी। ऐसी कौन सा फैक्टर है जो वेव इंटेंसिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वो फैक्टर है एम्पलीट्यूड का। आप लोगों ने मॉल्स लॉ करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आई डायरेक्टली रिलेटेड टू ए कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर। तो वेव इंटेंसिटी एक्चुअली स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट व्हेन डिटरमाइनिंग इट्स इंटेंसिटी. This is because wave intensity is directly proportional to the square of its amplitude. A wave with a larger amplitude carries more energy, therefore has greater intensity. Student, second short question है आपके पास, can you apply Doppler's effect to light waves? Describe briefly. क्या आप लाइट वेव्स के ऊपर डॉपलर इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। स्टूडेंट, जो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए, ये लेक्चर आप लोगों ने सीरीज के अंदर देखा होगा। डॉपलर ने लाइट ऑफ स्टार को ही स्टडी करते हुए डॉपलर इफेक्ट का रिजल्ट्स आपको दिए थे। अगर स्टार आपसे दूर जा रहा है तो लाइट की वेवलेंथ लॉन्गर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, जिसे आप रेड शिफ्ट कहते हैं। और अगर कोई स्टार प्लैनेट के करीब आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ लाइट की शॉर्टर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसे आप ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट जो सा है वो लाइट वेव्स की मदद से ही स्टडी किया जाता है। इसका प्रॉपर आंसर आप लोगों के सामने है। व्हेन अ लाइट सोर्स मूव टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, द ऑब्जर्वर वेवलेंथ बिकम्स शॉर्टर, कॉल्ड ब्लू शिफ्ट. When the source moves away, the wavelength becomes longer, called redshift. This effect helps astronomers measure the speed and direction of stars and galaxies. नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट देखिए, हमारे पास हमारा लेक्चर नंबर 7.3 है। लेक्चर नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 7.3 है, कैन यू कंपेयर द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव विद द पीक्स एंड ट्रफ्स ऑफ द ट्रांसफर वेव्स। स्टूडेंट, अगर सिंपली इस क्वेश्चन को समझा जाए तो क्या हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव को ट्रांसफर वेव्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं? स्टूडेंट, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इनका कंपैरिजन कोई सूटेबल कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मे और मे नॉट लिख सकते हैं। अगर आप यस लिखते हैं तो फिर आपको इसको बताना पड़ेगा कि जो कंप्रेशंस हैं वो सारी पॉजिटिव पीक होती हैं, हाई एनर्जी वैल्यूज होती हैं। जो रेयर फ्रैक्शंस होते हैं वो लो एनर्जी वाले पॉइंट्स होते हैं, वो ट्रफ्स के बराबर होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो। वैसे कंप्रेशंस जो से हैं वो रीजन है जहां पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं। रेयर फ्रैक्शंस वो रीजन होते हैं जहां पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं। लेकिन ट्रांसफर वेव टोटली डिफरेंट है। इसमें जो क्रस्ट है वो हाईएस्ट पीक पॉइंट्स हैं और ट्रफ जो से हैं वो लोएस्ट पीक पॉइंट्स हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में वेव परपेंडिकुलर पैरेलल चलती है और ट्रांसफर वेव्स में पार्टिकल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों इस लिहाज से डिफरेंट हैं। कंप्रेशंस जो से हैं वो हाई प्रेशर रीजन्स कहलाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे क्रस्ट है हाई एनर्जी रीजन है। रेयर फ्रैक्शंस लो प्रेशर रीजन्स कहलाते हैं, जैसे कि ट्रफ है लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो दोनों एनर्जी के लिहाज से तो सिमिलैरिटी में किए जा सकते हैं, लेकिन अगर प्रोपागेशन के लिहाज से देखा जाए तो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सा है वो आप मे और मे नोट भी करेंगे। इसका आंसर आप किसी एक पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको एनर्जी डिफरेंसेस के लिहाज से लिखें तो फिर आप इसका आंसर यस लिखेंगे, और अगर आप इसको प्रोपगेशन के लिहाज से लिखेंगे तो फिर आप इसका आंसर नो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों को कंबाइन करके एक आंसर आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो ये आप लोगों के लिए जो सा है वो आप लोगों की चॉइस है, स्टूडेंट की चॉइस है, स्टूडेंट इसको कैसे तैयार करता है।
हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7.4 है, हाउ शुड अ सोर्स ऑफ साउंड मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट साउंड डज नॉट चेंज। डॉपलर इफेक्ट के स्टूडेंट्स आप लोगों ने दो केस नए सिलेबस में पढ़े थे। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों सोर्स जो उनसे हैं वो मूव कर रहे हैं, सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से, किस तरह से वो मूव करे कि दोनों के दरमियान में फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। तो स्टूडेंट सिंपल सा इसका आंसर है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों इक्वल वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो जाए, इसकी v1 वेलोसिटी इसकी v2 वेलोसिटी के इक्वल रहेगी और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते रहे, तो दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। लिहाजा दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या रहेगा, साउंड का दोनों के लिए सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर तक पहुंच रही होगी वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पहुंचती रहेगी। तो सोर्स और ऑब्जर्वर अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहेगी, इक्वल। इसकी एग्जांपल है कि कार मूविंग साइडवेज अक्रॉस योर कार, दो कार पैरेलल चल रही हैं, एक कार में हॉर्न विसल हो रहा है, दूसरे कार में आप एज ऑब्जर्वर बैठे हुए, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों की जो दरमियान में डिस्टेंस है वो सेम रहेगा और दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए जो सा है वो फ्रीक्वेंसी जो सी है वो एक जैसी रहेगी। इसका एक और आंसर भी है कि सोर्स ऑफ साउंड मस्ट मूव सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर डज नॉट चेंज। दिस हैपेंस व्हेन द सोर्स मूव्स परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स। सोर्स के परपेंडिकुलर मूव करता रहे, सोर्स की ऐसी लाइन जो कि ऑब्जर्वर के साथ परपेंडिकुलरली उसको मीट कर रही है, उस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई इस तरह से मूव करे कि इनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो, तो दोनों की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट लेक्चर है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज बीट्स व्हेन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। बीट्स के बारे में आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि इसकी रेंज जो सी है वो 2 हर्ट्ज से लेकर और 10 हर्ट्ज तक जो सा है वो होती है, कम से कम 2 हर्ट्ज और ज्यादा से ज्यादा 10 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी जो ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज होती है जिसका डिफरेंस, उसमें इंसान दो साउंड्स के दरमियान में डिफरेंस नहीं कर पाता। इंसान की ये एबिलिटी नहीं है कि वो 20 या 30 या 25 हर्ट्ज के दो साउंड्स के दरमियान जिनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है उसको डिफरेंशिएट कर सके। बीट्स तभी रिकॉग्नाइज होंगी जब 2 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज का दो साउंड्स के दरमियान में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रहेगा। अदरवाइज इंसान के लिए वो दो साउंड्स मिलके एक सिंगल साउंड के तौर पे सुनाई देते हैं। जैसे देखें ट्यूनिंग फॉर्क है, ये 200 हर्ट्ज के ऊपर इसको साउंडेड किया जाता है और दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क को 205 हर्ट्ज पर साउंडेड किया जाता है। इसके दरमियान में जो बीट्स प्रोड्यूस होता है वो 5 बीट्स पर सेकंड है। तो इस बीट को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये दो साउंड है। लेकिन अगर 200 हर्ट्ज के मुकाबले में दूसरे ट्यूनिंग फोर्क को साउंड किया जाए 220 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा वो 20 बीट्स पर सेकंड आएगा। ये इतना ज्यादा स्पीड अप होगा ये डिफरेंस कि इंसान का जो कान है वो उस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को डिफरेंशिएट करने की एलिजिबिलिटी नहीं रखता। तो स्टूडेंट हम कहते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ग्रेटर हो जाता है तो ऐसी सूरत में बीट जो है वो डिफरेंशिएट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। स्टूडेंट ये टोटल 5 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जो आज के इस लेक्चर का हिस्सा है। अगर ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस लेक्चर से इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। अल्लाह हाफिज।